बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। मुझे किसी भी स्थिति में नहीं लगता, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया है पटना हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उसको आधार बनाकर वो फैसला सुनाया है। वो भी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया, फैसला दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी आदेश सभी जिला पदाधिकारियों को भेज दिया है कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। मतदान प्रक्रिया, जो पहले चरण की मतदान 10 अक्टूबर को होनी थी, दूसरे चरण की मतदान 20 अक्टूबर को होनी थी, उस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। लेकिन अब सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं कि आखिर इसमें किसकी गलती हुई, कहां से चूक हुई और कौन इसके जिम्मेवार है। सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विपक्ष जिम्मेवार है, भाजपा जिम्मेवार है, जबकि विपक्ष पार्टी कह रही है कि इसमें सरकार जिम्मेवार है। बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन जो इस चुनाव में अपना भाग आजमा रहे थे, नामांकन कराए थे, चुनाव चिन्ह प्राप्त किए थे, उन लोगों ने पैसों को पानी की तरह बहाया, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और वो सब के सब बेकार साबित हो गए। अब इसमें आगे क्या होगा, कब चुनाव हो सकते हैं, यह तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में अब क्या क्या दांव पेच हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के वकील शिशिर कौंडिल। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही उठता है सर कि जिस तरीके से निकाय चुनाव पर रोक लगाई गई है, क्या होगा इसके बाद, क्या लगता है? तो जो जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन जो है SLP, वो सरकार दायर करने जा रही है और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला है। वैसे जो वर्तमान में हाई कोर्ट का फैसला आया है, वो सुप्रीम कोर्ट के ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कृष्णमूर्ति के बेंच का जो फैसला था, जो मतलब जस्ट वो गाइडलाइंस था कि किस हिसाब से OBC को रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए। तो उसके मद्देनज़र हाई कोर्ट में लगभग 3 दिनों तक आर्गूमेंट चलने के बाद फैसला रिजर्व हो गया था, जो कल यानी 4 तारीख को हाई कोर्ट ने फैसला अनाउंस किया। तो सर, इसके बाद जो है चुनाव आयोग ने भी अपना आदेश दे दिया है, सभी जिला पदाधिकारी को बता दिया गया है कि मतदान पर जो है तत्काल रोक लगा दी गई है। लेकिन अब इसमें क्या क्या दांव पेच होंगे सर? आखिर क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी, चुनाव आयोग जाएगी, तो वहां से राहत मिल सकती है? सेम डेट में मुझे नहीं चुनाव होता दिख नहीं रहा है। मुझे किसी भी स्थिति में नहीं लगता, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया है पटना हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उसको आधार बनाकर वो फैसला सुनाया है। वो भी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। लेकिन मैं आपको इसमें टेक्निकल आस्पेक्ट बताऊँ कि दरअसल रिजर्वेशन कैप को लेकर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड ना हो, उसको लेकर के पहला आर्गुमेंट था। और दूसरा आर्गुमेंट ये था कि यहाँ पे रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की बात, OBC और EBC जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, जिसको अति पिछड़ा हम लोग कहते हैं बिहार में, उसके रिजर्वेशन की बात है। उसके रिजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो है वो भाई उसको अगर रिजर्वेशन मिले तो वो कैसे मिले, उसके लिए ट्रिपल लेयर टेस्ट जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, उस ट्रिपल लेयर टेस्ट को एक आयोग बनाकर और गवर्नमेंट को उस सर्वे को कराना है और उस सर्वे के मुताबिक जो आयोग की रिपोर्ट है उसी हिसाब से रिजर्वेशन जो है वो देना है। अब ये ट्रिपल लेयर टेस्ट है क्या, तो समझने की जरूरत है। तो ट्रिपल लेयर टेस्ट है ये कि जैसे पहला कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है वो उसकी स्थिति क्या है अलग अलग जगह, उसका आयोग अध्ययन और रिपोर्ट गवर्नमेंट। दूसरा कि जैसे रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन जस्ट एक संवैधानिक प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हें दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए वो एक प्रोसेस
जिस प्रोसेस को संविधान ने अडॉप्ट किया है, संविधान के मुताबिक रिजर्वेशन लागू। अब उसको पहला जो ईबीसी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है, उसको पहला लेयर टेस्ट जो कमीशन फॉर्म होगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो इस पे सर्वे करेगा। दूसरा, जब सर्वे हो गया तो उसकी स्थिति जो है वो आ जाएगी सामने कि कौन है जो इस प्रकार के पिछड़े लोग हैं, चूंकि आर्टिकल 340 भी ये कहता है। दूसरा कि अब रिजर्वेशन का प्रोपोर्शनेट क्या हो, जो टोटल ओवरऑल रिजर्वेशन है उसका प्रोपोर्शनेट क्या हो, ये दूसरा लेवल। और तीसरा कि वो कौन सीट्स है जिससे रिजर्व जो है किया जाना चाहिए। तो ये 3 लेयर टेस्ट जब तक उसको हर 3 साल पे करना है, तभी ही वो रिजर्वेशन, चूंकि रिजर्वेशन जब कोई सीट रिजर्व होता है तो परमानेंट रिजर्व नहीं होता, वो रोटेट होते हैं। ठीक है, तो इसका भी रोटेशन उसी प्रकार से चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, के कृष्णमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये फैसला है, और उसी के गाइडलाइंस को फॉलो बिहार सरकार ने नहीं किया, उस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। और इस इवन चुनाव आयोग को, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको फटकार भी लगाई गई कोर्ट के द्वारा, और उनको कहा गया कि भाई ठीक है, मान लिया सरकार ने उस प्रकार से कोई एक्सरसाइज नहीं किया, तो फिर आप जो है, आप कोई सरकार के पिट्ठू तो हो नहीं ना। और न बात तो स्वायत्त, आपका तो जो बॉडी है वो ऑटोनमस बॉडी है, तो वो उस ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आप तो एटलीस्ट उसको चेकआउट करते, लेकिन आपने भी नहीं किया। सरकार ने जिस प्रकार से चीजों को लागू किया, आपने एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि कमोबेश आपको उसी हिसाब से इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये सारी बातें हुई, इस तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा आई, और उसके बाद फिर फर्दर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिस नोटिफिकेशन के साथ चुनाव यहाँ हो रहे थे। क्या लगता है बिना ट्रिपल लेयर टेस्ट कराए हुए भी फिर से चुनाव किया जा सकता है? नहीं, या फिर ये मुझे संभव जो है वो नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट को उस हिसाब से कहीं ना कहीं से, जैसे उसमें तो कहा दिया कि भाई जब तक आपका कोर्ट ने एक बात और कही है, ये कोर्ट ने नहीं कहा कि आप चुनाव को मत करवाइए आप, उसको उसने कहा कि जो भी अति पिछड़ा का सीट्स, जब तक आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते तब तक वो सीट जनरल कैटेगरीज में माना जाएगा, ठीक है ना, और उसे आप जनरल कैटेगरीज में। तो ये जस्ट मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप चुनाव ही नहीं करना, ऐसा नहीं, ये चुनाव आयोग ने अपना जो है, हाँ, वो जो है अब क्या है कि चुनाव आयोग उस पे आगे किस प्रकार का इनिशिएटिव लेता है, अलग अलग कैसे उसको, लेकिन मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये विषय है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरीके से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चुनाव रद्द कर दिए गए थे। उसके बाद आपको नहीं लगता है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने वहां से सीख नहीं लिया? क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही है, लाखों करोड़ रुपए कह सकते हैं कि पूरे बिहार में बह गए पिछले 1 महीने में, तो ये झटका है बिहार के लोगों के लिए, खासकर जो उम्मीदवार थे, जो प्रत्याशित थे, उन लोगों के लिए। देखिए, ये लीगल एस्पेक्ट से अलग बात है जो आप पूछ रहे हैं। 1935 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें चुनाव आयोग के पास कुछ विशेष अधिकार है, ठीक है। वो कभी भी, ये तो जस्ट एक कोर्ट का फैसला आया, चुनाव आयोग चाहे तो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में किसी भी चुनाव को रद्द कर सकते हैं, ये उसका विशेषाधिकार है। वो उसको ये नहीं देखना है कि किसने पोस्टर बनवा लिया, किसने पंपलेट बनवा लिया, किसका चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया, किस प्रकार से पैसा का, तो देखिए जो भी काम होता है रिकॉर्ड के मुताबिक होता है। आप देखते होंगे कि कितना पैसा खर्चा करना है वो भी आयोग द्वारा निर्धारित है, लेकिन उसका पालन नहीं करते, पालन नहीं होता है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं। ये अगर उस पर कंप्लेन होगा तो जो पालन नहीं कर रहा है उसका चुनाव रद्द हो जाएगा, मतलब उसका जो उम्मीदवारी उसकी है वो रद्द हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये लीगल एस्पेक्ट से अलग हटकर, लेकिन लीगल एस्पेक्ट जो है उसमें ये कि इस चुनाव से पहले अगर अति पिछड़ा का रिजर्वेशन लागू, कोर्ट ने मना का थोड़े किया कि इसका रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। रिजर्वेशन लागू करने का जो तरीका है बिहार गवर्नमेंट का वो गलत है,
कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है ना, तो उस तरीके को आप फॉलो कर लें, चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि कल से बीजेपी के नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के लोग जो हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये लगता है कि ये पार्टी विशेष इसमें घटनाक्रम में इस सारे प्रक्रिया में रहा है भूमिका? देखिए, ये पॉलिटिकल विषय है, और अगर आप पॉलिटिकल सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी पॉलिटिकल। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो इसमें तो सबसे बड़ी गलती बीजेपी की है। भाई, रोस्टर रातों रात तो लागू नहीं हुआ। 9 अगस्त को सरकार बनी है, जो नीतीश बाबू आरजेडी के साथ गए तो महागठबंधन सरकार 9 अगस्त को बनी, और उसके 20 दिन के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होती है। कोई रोस्टर 20 दिन में तो नहीं बन गया। और इसके बाद 2005 से लेकर के और अभी तक थोड़ा बहुत अंतराल अगर माइनस कर दिया जाए तो मतलब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार है। और दूसरी बात ये, सबसे मजे की बात ये है कि नगर विकास विभाग, जिसको मूलतः ये करना था, ठीक है, जिसको इस मामले को लेकर इनिशिएटिव लेना, वो लगातार बीजेपी के कोटे में रहा। तो ये तो इसमें अगर आप कहेंगे तो बीजेपी कटघरे में खड़ा होती है, खासतौर से, समझ रहे हैं इस बात। ये मतलब पॉलिटिकल बात है। कोई किस पर आरोप लगा रहा है, कोई इस पर प्रत्यारोप लगा रहा है, ये विषय दूसरा है। लेकिन जो लीगल टेक्निकल बातें हम, हाँ, टेक्निकल तो भाई बीजेपी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था ना। जैसे पहले पूर्व में तारकिशोर प्रसाद, ये भी जब सरकार मुख्यमंत्री और उनके जिम्मे नगर विकास हुआ, ठीक है, रोस्टर तो उन्हीं के समय में लागू हुआ। इनफैक्ट अगर कहेंगे तो सारे एक्साइज उन्हीं के समय में हुए, ठीक है ना। जितना जो बिहार म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन जो हुआ 2007 में, तो वो जो है वो 23 और सेक्शन और 29, ये दोनों जो संशोधित हुए, जो अमेंड किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट से जो पास हुआ, तो वो तो उस दौरान तो मंत्री वही थे, तारकिशोर प्रसाद, उनको इस बात को देखना चाहिए था। तो इसीलिए इस पर कुछ भी कह देना और किसी के बारे में, भाई आपने, ठीक है, आपने प्रयास किया क्या? आपने इस मामले के मद्देनजर कोई एक्साइज किया आपके मंत्रालय ने? नहीं किया। कोई इनिशिएटिव लिया गया आपके मंत्रालय द्वारा? नहीं लिया गया। तो फिर दोष लगाने का तो हम किसी के ऊपर दोष मढ़ दें, ये विषय दूसरा है। अच्छा, जिन लोगों का चुनाव प्रचार चल रहा था, उन लोगों का जो खर्चा हुआ है, सरकारी जो खर्चे के अनुसार, उस खर्चे का वहन भी क्या चुनाव आयोग करती है, या फिर चुनाव आयोग उसमें खर्चे का वहन नहीं करती है? नहीं, ये तो इस तरह, जैसे आप अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं और कल के गए नॉमिनेशन आपका कैंसिल हो जाता है, तो चुनाव आयोग उसको वापस करती है क्या? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो भाई देखिए, कोई एक नोटिफिकेशन से, एक लाइन में समझिए, टेक्निकल एस्पेक्ट ये है, कोई एक नोटिफिकेशन से चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा होती है, उस चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं, और एक नोटिफिकेशन के द्वारा वो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, मीन्स कि वो पूरा प्रोसेस रद्द हो गया, ठीक है, उस पर वो, और ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, इसी में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये अलग का विषय है कि ये कोर्ट के आदेश पर हो। कुछ और भी ऐसे मामले बहुत सारे हुए हैं ना इस देश में, जिसमें चुनाव आयोग ने खुद से उसको रद्द किया है। इसीलिए ये सब तो कोई चर्चा और सवाल का विषय नहीं है, ये अंडरस्टूड है प्रोसेस। अच्छा, क्या लगता है कितना दिन अभी समय लग जाना चाहिए अब फिर से दोबारा? देखिए, सरकार ने SLP फाइल करने जा रही है, सरकार उसने निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अब क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है ना, ये तो कोर्ट का पर्सनल डिस्कशन है, वो क्या करती है इस पर। लेकिन कमोबेश फैक्ट यही है जो कि या तो ट्रिपल लेयर टेस्ट होकर के रिजर्वेशन का सिस्टम जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, उसी हिसाब से सरकार उस रिजर्वेशन को लागू करे, या फिर उसको जनरल कैटेगरी में शामिल करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप शिशिर कौंडिल्य साहब, समय निकाले। तो ये हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील शिशिर कौंडिल्य थे। इनका साफ कहना था कि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है, वो कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में ही आया है, और वो टिप्पणी जो किया गया है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी
फटकार लगाई जा सकती है बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को। चुनाव तभी होंगे जब ट्रिपल लेयर टेस्ट होगा या फिर उसे जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। बहरहाल यह देखना होगा कि आगे सरकार और चुनाव आयोग क्या करती है, क्या इसमें निर्णय लेती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अभी चुनाव फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने सुशील कौंडिन्य साहब से समझा कि किस तरीके से ट्रिपल लेयर टेस्ट का महत्व है और उसका होना कितना जरूरी है। हम समझते हैं कि सुशील कौंडिन्य ने जो हमारे साथ बातचीत में बताया है वो बातें आप लोग समझ सके होंगे और समझने के बाद यह भी स्पष्ट कर लिए होंगे, तय कर लिए होंगे कि चुनाव अब कई महीने कम से कम लेट जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।